हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल एरा। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रम विकास, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रम विकास का डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो क्रम विकास आखिर में होता क्या? चलिए एक सिंपल सा आपको समझाने के लिए हम बोलते हैं कि क्रम विकास का मतलब ये हुआ कि जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से प्राणियों में यानी कि एनिमल्स में, वनस्पति यानी कि प्लांट्स में, तब के समय से लेकर आज तक के समय में जितने भी प्रकार के चेंजेस हुए हैं उन सारे चेंजेस को ही हम लोग क्रम विकास यानी कि इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन हम लोगों को एग्ज़ाम में एक सटीक डेफिनेशन लिखना होता है, तो वो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि धीमे गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन जिसके फलस्वरूप लाखों वर्षों में सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई, उसे क्रम विकास कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्रम विकास होता है वो बहुत धीमे गति से होता है, यानी कि बहुत मंद प्रक्रिया है ये। प्राणियों में और वनस्पतियों दोनों में ये होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये एक क्रम में होता है। ठीक, तीसरी बात क्या है कि सरल जीव लिखा हुआ। अब इस सरल जीव का क्या मतलब हुआ? हम सभी जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर जीवन का उदय हो रहा था तो सर्वप्रथम जीव एक कोशिकीय था, यानी कि जैसे अमीबा। उसमें क्या हुआ कि उसकी एक कोशिका में ही जीवन था और लाइफ को सस्टेन करने के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए जितने प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है, यानी कि जो फंक्शंस करने पड़ते हैं, वो सारे एक कोशिका ने कर लिए थे। ठीक, फिर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए। उस सारे परिवर्तन यानी कि चेंजेस के कारण आज बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। ठीक, तो बहुकोशिकीय जीवों को जटिल जीव यहाँ पर कहा गया। जैसे कि हम लोग एक जटिल जीव हैं, हमारे बॉडी के अंदर हर एक काम के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। जैसे डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटर सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, इसके संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रदान किए। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अरस्तु का नाम आप सभी ने सुना होगा, एरिस्टोटल। वो एक दिन अपने घोड़े पर बैठकर एक सफ़र के लिए निकले हुए थे, तो बहुत थक गए। तो उन्होंने नील नदी के किनारे आराम करने की सोची, तो रात को वो नील नदी किनारे सो गए। और नदी किनारे तो ऐसे भी कीचड़ बहुत सारा भरा हुआ रहता है। तो जब सूर्य की पहली किरण पड़ी तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जीव जंतु बाहर आ चुके हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि नील नदी के कीचड़ से बहुत तरह के जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, जो कि ये गलत है। अच्छा, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? अब इसमें किसका सिद्धांत सर्वमान्य यानी कि यूनिवर्सल माना गया है कि इसको सब कोई मान लेता है कि हाँ ये सही सिद्धांत है? तो वो सिद्धांत है ओपरी एंड हाल्डेन का सिद्धांत, जिसको हम लोग जैव विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ओपरी एंड हाल्डेन ने क्या कहा था। तो जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। इन्होंने कहा था कि जो प्रथम जीवन पृथ्वी पर आया वह जल में हुआ था। अब जल का मतलब यहाँ पे हम लोग समुद्र से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है कि सर्वप्रथम रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप अकार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय हमारी जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर था उसमें नाइट्रोजन अलग टहल रहा था, तो हाइड्रोजन अलग टहल रहा था। इस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिशाओं में थे। फिर उनमें से कुछ ने मिलकर अमोनिया बनाया, तो ये एक टाइप का अकार्बनिक पदार्थ है। फिर उनमें बहुत सारे रिएक्शंस हुए आपस में ही, जिससे सरल कार्बनिक यौगिक जैसे कि आपका अमाइनो एसिड का निर्माण हुआ। ठीक, सरल अकार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक यौगिक कैसे बना, ये आपको मिलर उरे एक्सपेरिमेंट से आगे समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा, फिर इन्हीं सरल कार्बनिक यौगिकों से आगे चल के जटिल कार्बनिक यौगिक बने। इसका क्या मतलब हुआ कि अमाइनो एसिड एक चेन बनता गया जो कि आगे चल के प्रोटीन बना दिया। फिर उस प्रोटीन से आदि कोशिका यानी कि प्रिमिटिव सेल जो बहुत प्रारंभिक समय से थी, ठीक, उसका निर्माण हुआ। यानी कि एक कोशिकीय जीवों का निर्माण यहाँ से प्रारंभ हो गया। ठीक है, अगर आपको इन सभी को लेकर कोई भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।